हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? मस्त एकदम। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेक्शन 115 बीएसी वर्सेस रेगुलर टैक्स रीजन। इस पर एक बहुत बढ़िया सा सेशन। तो ये जो सेशन है इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो बच्चों, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं इन विद रिगार्ड्स टू 115 बीएसी वर्सेस रेगुलर टैक्स रीजन। कि सर, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, सिस्टम समझ में दोनों आ रही है, पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा 115 बीएसी कैसे सॉल्व करूं और रेगुलर टैक्स रीजन कैसे सॉल्व करूं। सॉल्विंग के टाइम पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं। एंड सेकेंडली, कहाँ कौन सा डिडक्शन एग्जाम्शन है, ये ओवरलैप हो रहा है। कभी लगता है इधर आएगा या इधर आएगा, समझ ही नहीं आता। तो ऐसे बड़े सारे डाउट्स हैं। एंड सर, मैं इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करूं और कैसे करूं? तो इसके लिए जो है मैं ये सेशन लेकर आया हूँ। मैं हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, अब सुनो आप ध्यान से। पहला तो जो है, मैं आपको एक रिवाइज करवा दूंगा सेक्शन 115 बीएसी। बिकॉज रेगुलर टैक्स रीजन तो आप पढ़ी चुके हो अच्छे से डिटेल में। और आई होप आपको याद होगा, हर एक जन, ऑलमोस्ट आपने कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी हो, सब लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन रेगुलर टैक्स रीजन से सॉल्व करे। एंड इंस्टीट्यूट आजकल कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो पूछती है या तो 115 बीएसी, और या तो वो पूछेंगी विच इज बेस्ट, विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन। आपने अगर गौर किया हो तो मॉड्यूल में भी जो है मे 24 से चैप्टर का नाम जो पहले था कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स, वो चेंज होकर कॉम्प्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टैक्स हो गया। मतलब आपके लिए कौन सा ऑप्शन विल बी द बेटर ऑप्शन, कहां पर लोअर टैक्स आएगा। तो खैर, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 115 बीएसी वर्सेस रेगुलर टैक्स रीजन इसका। अब हम आगे कुछ बात करें उसके पहले, तो एक बात गौर करना। आप देखो, आप इतने क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस कर लो। आप, मैं वादा करता हूँ, इतने क्वेश्चन जो है एक आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। अब देखो मैंने क्या करा है, ये सारे क्वेश्चन आपको अपडेटेड मिल जाएंगे आईसीआई की वेबसाइट पर। आपको कहीं कुछ, कोई टेलीग्राम कहीं कुछ नहीं ढूंढना। आप आईसीआई की वेबसाइट पर ढूंढो। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मे 24 का सजेस्टेड आंसर, मे 24 की आरटीपी एंड सितंबर 24 की आरटीपी, और उसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर जो सीरीज 1 सीरीज 2, अगेन मे एंड सितंबर वाले दोनों। तो तकरीबन मतलब ये पेपर आपको मिलेंगे इतना जो है, इसके बेसिस पर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या डिवाइड किया है, तो क्वेश्चन आंसर को देखो। एक जो है टाइप 1, वो है रेगुलर टैक्स रिजिम, मतलब खाली ये वाला मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए गए। तो मे 24 का कंपलसरी क्वेश्चन है, आरटीपी सितंबर 24 क्वेश्चन नंबर 7, ये जो आप लिखा है पढ़ लो। मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 सितंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है ओनली रेगुलर टैक्स रिजिम। फिर है 115 बीएससी, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा सितंबर की आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 8, जो खाली 115 बीएससी। और आपको बोथ क्वेश्चन इतने सारे प्रैक्टिस करने मिल जाएंगे। उसमें आप गौर करोगे, ये जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 मे 24 का क्वेश्चन नंबर 1, वहां तो इवन एएमटी भी इंक्लूडेड है। ठीक है भाई, ध्यान दो, बोथ पूछा है, बोथ। ठीक है, 115 बीएससी में एएमटी नहीं आता, मुझे मालूम है। रेगुलर टैक्स रिजिम में तो आता है एएमटी। तो खैर, आप इतने क्वेश्चन कर लो, ये मेरे ख्याल से सफिशियंट हो गए। 6 7 और 3 10, टोटल 10 क्वेश्चन है। आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो और करो, बट ये 10 तो करके जाना। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। हम जो है आज इस सेशन में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आपका 115 बीएससी जो है वो रिवाइज करवा दूंगा आपको। अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं अपन। और उसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे 115 बीएससी के क्वेश्चन, ये वाला ओनली 115 बीएससी। तो इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे 115 बीएससी और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट। तो ये होगा मेरा वीडियो नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम बनाएंगे इसके ऊपर, ये 3 क्वेश्चन के ऊपर, रेगुलर टैक्स रेशियो। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बनेगा ये 3 क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो आपका बोथ वाले जो है वो कवर हो जाएंगे। अब अगर मुझे, मेरे पास टाइम रहा और अगर टाइम बचता है, आपको 2 दिन की छुट्टी है, संडे मंडे, तो अगर मेरे पास भी टाइम बचता है तो मैं कोशिश करूंगा ये 3 पर भी वीडियो बनाने का। मैं वादा तो नहीं करता, पर मैं कोशिश करूंगा। तो अब मेरा टारगेट तो है 4 वीडियो प्रिपेयर करना, एक रिविजन प्लस ये क्वेश्चन 115 बीएससी, उसके बाद ये क्वेश्चन पार्ट 2, ये क्वेश्चन पार्ट 3 और ये क्वेश्चन पार्ट 4। ठीक है, बट इतने क्वेश्चन जो ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी, एज अर्ली एज पॉसिबल हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगा इतना सब सॉल्व करने का, ये सब 10 से 10 क्वेश्चन। तो आपका कंपलसरी क्वेश्चन जो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओनली 115 बीएससी। अब देखो 115 बीएससी हो या फिर रेगुलर टैक्स रिजिम हो, इन दोनों में आपको करना क्या है, तो 2 चीजें करनी है, 2 चीजें। एक आपको करना है कॉम्प्यूटेशन ऑफ, आपको यहां पर करना है कॉम्प्यूटेशन ऑफ नंबर 1 इनकम एंड नंबर 2 कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स। ये 2 बातें करनी है आपको यहां पर, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम एंड कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स। सिमिलरली यहां पर भी क्या करना है, आपको करना है कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम एंड कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स।
ठीक है, तो 115 बीएसी वर्सेस रेगुलर टैक्स रेजिम, दोनों में इनकम कैसे निकालनी है वर्सेस दोनों में टैक्स कैसे निकालना है। और ये आप क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझेगा, बिकॉज एक साथ दोनों सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 115 बीएसी। अब यहाँ मुझे दो डिस्कशन करवाने हैं, इनकम कॉम्प्यूटेशन एंड टैक्स कॉम्प्यूटेशन। तो पहला हम क्या करने जा रहे हैं भाई, तो पहला हम करने जा रहे हैं टैक्स कॉम्प्यूटेशन, टैक्स। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर जो है ये देखो, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स, 115 बीएसी में इनकम, ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम। भाई इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अब ये फॉलो कर रहे हैं। और ये आपका जो पुराना वाला जो सिस्टम था, रेगुलर जो टैक्स रेजिम था, डिडक्शन एग्जाम्पशन क्लेम करने वाला, वो ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम एंड वर्सेस कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स, दो बातें करनी है। दोनों में 115 बीएसी में इनकम टैक्स और ऑल्टरनेटिव में भी इनकम टैक्स। अब देखो, अब सबसे पहला हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। पहला टैक्स कॉम्प्यूटेशन करने जा रहे हैं 115 बीएसी में, फिर इनकम कॉम्प्यूटेशन करेंगे हम 115 बीएसी। ठीक है, तो देखो मैं आपको पहले ओवरव्यू दे दूं। ये देखो, ये 115 बीएसी का मैंने कंपैरेटिव बनाया। उसके बाद जो है ये 115 बीएसी का टैक्स कॉम्प्यूटेशन, इतना 4 पेज भर के टैक्स कॉम्प्यूटेशन है। और ये खत्म होने के बाद जो है हम करेंगे इनकम कॉम्प्यूटेशन 115 बीएसी। ठीक है, इनकम कॉम्प्यूटेशन करेंगे। तो चलो फिलहाल तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स। सुन लो, तो सबसे पहला जब भी आप टैक्स कंप्यूट करते हो तो इसको इनकम के ऊपर टैक्स आएगा, इनकम के ऊपर, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन दी इनकम, इनकम के ऊपर टैक्स कंप्यूट करोगे। और इस इनकम को जो है हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाँ, इस इनकम को जो है हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सर कौन सी इनकम होती है, तो एक होती है स्पेसिफाइड इनकम, जो आती है 68, 69, 69 ए बी सी डी, ये सब स्पेसिफाइड इनकम। ये आपको मॉड्यूल के फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, बेसिक्स ऑफ टैक्स में, जिस पर इनकम टैक्स की रेट क्या है 60%, सरचार्ज 25%, एचएसी 4%। और यहाँ ऑलवेज चर्चा जाएगा, चाहे वो इनकम 50 लाख की हो या 5 लाख की हो, कुछ भी हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो, 5 करोड़, कुछ भी। ठीक है, ये वाली इनकम की बात चल रही है, मैं बाकी इनकम की बात नहीं करता। और टोटल अगर इफेक्टिवली देखोगे तो 60% प्लस 25%, 75 होगा। 85 मत बोलना, 60 का 25% खर्चा जाएगा, 75 प्लस 4%, 78% इफेक्टिव टैक्स बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेसिफाइड इनकम। इनकम को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, स्पेसिफाइड को अलग कर दिया, दूसरी वाली आती है हमारी स्पेशल इनकम। ठीक है, स्पेशल इनकम हमेशा दो हेड में दिखती है, पूरा हेड जो है वो स्पेशल नहीं है। दो इनकम हो सकती है, एक कैपिटल आईएफओएस, इसमें भी कौन सी, ऑल लॉन्ग टर्म, ऑल लॉन्ग टर्म्स आर स्पेशल। ठीक है, वो 112 ए या प्रोविजो टू 112 या 112 जिधर भी आता है, ऑल लॉन्ग टर्म। एंड दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 111 है। ठीक है, लेकिन बाकी शॉर्ट टर्म जो है वो जनरल इनकम में चले जाते हैं। आई होप आप अग्री करोगे। एंड आईएफओएस में जो है विनिंग यहाँ पर आता है, विनिंग। और तो हमारे सिलेबस में कोई है नहीं जहां तक मुझे याद है, तो विनिंग इनकम जो है वो यहाँ आएंगी। ठीक है, जैसे गिफ्ट, तो गिफ्ट जो है, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, 50,000 से ज्यादा का मेरा तो टैक्सेबल है, वो इधर नहीं आएगा, वो जाएगा जनरल इनकम। ये कह रहे हैं। तो फटाफट सुनना, स्पेसिफाइड इनकम अलग कर दिया हमने, स्पेशल को भी निकाल दिया, अब बची हमारी जनरल इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन 111 है ना, चौथा ये। और पांचवा आईएफओएस अदर देन विनिंग या और कोई स्पेशल रेट वाली टैक्स है। ठीक है, तो जनरल इनकम। अब जनरल इनकम जो है यहाँ पर लगता है कंपनीज के लिए 30%, या 25% या जो भी परसेंटेज है 15%, और पार्टनरशिप फर्म जो है उसके लिए 30%। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं जनरल इनकम पर, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी, इन शॉर्ट स्लैब मान लो, एक्सक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्यों, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग स्लैब है, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसका इवन ऑल्टरनेट, ये जो क्या कहते हैं इसको, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है उसका, आई मीन जो उसका जो, और ये जो रिजिम दिया गया है उसके लिए भी वो 115 बीएडी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, वो 115 बीएसी में नहीं आता। ठीक है, उसके लिए आई मीन 115 बीएडी बनाया गया है। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई और एजेपी। ठीक है, कभी बार ऐसा हो जाता है लफ्ज नहीं मिलता हमको, ठीक है, अपनी फीलिंग्स बयां करने। तो क्या है, आगे बात करते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी, ठीक है, चार लोग हैं इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखो, स्पेशल, स्पेसिफाइड इनकम अलग हो गई, स्पेशल अलग हो गई, स्पेशल वाली अलग, स्पेसिफाइड वाली अलग, जनरल बची। जनरल में हमारे पास अब ये जो जनरल है ना, ये जनरल इनकम जो है ना, इस पर आता है 115 बीएसी या तो ऑल्टरनेटिव टैक्स। ये दिमाग में फिट कर लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 115 बीएसी या ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजन। अब 115 बीएसी बाय डिफॉल्ट यही फॉलो करना है, इधर इनकम टैक्स निकालना है, और या फिर ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजन। ये अगर क्वेश्चन में बोला है कि ये डज नॉट ऑप्ट, तो अदरवाइज तो बोलो 115 बीएसी ऑप्ट करते हैं हम। तो खैर दो सिस्टम है, 115 बीएसी और ऑल्टरनेटिव। क्लियर है, ये देख लो इसको फटाफट। अब हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो इसके रिगार्डिंग है, जनरल इनकम। ठीक है, इधर ही 115 बीएसी। और देखो मैंने अब कैसे लिखा है, कंपेरेटिव लिखा है।
तो टैक्स ऑन विच इनकम, जनरल इनकम, स्पेशल स्पेसिफाइड अलग हो गई। तो टैक्स ऑन जनरल इनकम, ठीक है, सेक्शन 115 बीएससी बाय डिफॉल्ट फॉलो करना है। एंड ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते, ठीक है। अब सबसे पहला तो देखो बेसिक इनकम टैक्स, फिर सरचार्ज, उसके बाद एचईसी, बेसिक इनकम टैक्स, सरचार्ज, एचईसी, फिर रिबेट, फिर मार्जिन रिलीफ और ईएमटी, और मेरा ये कंपैरेटिव एनालिसिस खत्म। अंडरस्टूड, 6 पॉइंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनकम टैक्स। आई होप आपको याद होगा जो ऑल्टरनेटिव है उसमें स्लैब क्या था, 2.5 लाख का, 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5 से 10 एंड अबाउ 10, है ना। और अगर इंडिविजुअल है प्लस रेसिडेंट है, चाहे वो आरओआर हो, आरएनआर हो, कुछ हो, रेसिडेंट होना चाहिए एंड 6 ईयर अबाउ है, तो बोलो 3 लाख का स्लैब, अदरवाइज 5 लाख का स्लैब। ये कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है आई होप आपको ये याद आया होगा, ठीक है। और उसके बाद इधर 115 बीएसी, यहाँ इनकम टैक्स का स्लैब क्या है, 3 लाख रुपीज फॉर ऑल। पहला तो ये डिफरेंस बहुत अच्छे से बाय हार्ट करो, यहाँ 3 लाख फॉर ऑल है, और यहाँ बोलो रेसिडेंट बुड्ढा आदमी और ये लोग रहेंगे तो 3 लाख, 5 लाख, वरना 2.5 लाख, ठीक है। देखो इसी को मैंने इस तरह से लिखा, ये चेक करना, चेक करो। सेक्शन 115 बीएसी कोई भी रहे, इंडिविजुअल ऑल, एचयूएफ, एओपीबीवाई, एजीबी एक्सक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, 3 लाख का स्लैब एप्लीकेबल है, 3 लाख वाला। फर्स्ट 3 लाख 0%, नेक्स्ट 3 लाख 5%, 0, 5, 10, 15, 20, 25 नहीं है 30, 0, 5, 10, 15, 20, 30, और 3 का स्लैब चलेगा। फर्स्ट 3 लाख, नेक्स्ट 3 लाख, नेक्स्ट 3 लाख, नेक्स्ट 3 लाख, और फिर मोर देन 15 लाख। अंडरस्टूड। ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजन, ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीवाई। अब इंडिविजुअल में ना ऑल्टरनेटिव में देखो दो पॉसिबिलिटीज है। अगर वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है और रेसिडेंट सुपर सीनियर है तो 3 लाख 5 लाख का। बाकी जो अदर्स हैं और ये लोग हैं एचयूएफ और ये सब लोग, इनके लिए 2.5 लाख का। इसको पॉज करो, ध्यान से देख लो, ठीक है। देख लिया तो अब आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। तो हमारा इसी के साथ देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया इनकम टैक्स। आई होप आपको ये समझा रहेगा इनकम टैक्स कैसे निकालना है। अब हम आगे बात करते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज आपको याद होगा क्या सरचार्ज था, तो 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, 50 से ज्यादा बट 1 करोड़ तक, ठीक है। मोर देन 1 करोड़, देखो पहले ये याद कर लो, मोर देन 50 लाख, मोर देन 1 करोड़, डबल होते जा रहा है, मोर देन 50, मोर देन 1, मोर देन 2, बट 4 नहीं है, 5 है, मोर देन 5। और 10, 15, 25, 33, 10, 15, 25, 33, 10, 15, 10, 15, 25, 37, ठीक है, 10, 15, 25, 33। और अगर यहां पर कंपेयर करोगे भाई, ऊपर देखते रहना कौन सी सिस्टम है, वरना कुछ और ही याद कर लोगे। 115 बीएससी में मैक्सिमम सरचार्ज हो सकता है 25%। अगर 2 करोड़ से ज्यादा इनकम है, 2 करोड़, अब ऐसा वाहिया सा क्वेश्चन मत पूछना, सर मेरी इनकम इधर 7 करोड़ है और इधर 7 करोड़ है तो सरचार्ज क्या आएगा, ये 37 के ब्रैकेट में चला जाएगा, और जबकि ये बोलो इधर 25% मैक्सिमम। आई होप आपको इनकम टैक्स और सरचार्ज बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। तो इसका स्लैब देख लो, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, मैं ऑल्टरनेटिव बोल रहा हूँ पहले। और फिर 115 बीएससी में 3 लाख फॉर ऑल एसएससी, आई मीन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीवाई, एजेपी एक्सक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सरचार्ज इधर मैक्सिमम 25%, इधर 37%, क्लियर है ये। नेक्स्ट एचईसी, वो तो हमेशा सबके लिए बोलो 4% है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, 4%, 4%। रिबेट, यहाँ 5 लाख तक रिबेट है और यहाँ 7 लाख तक की इनकम में रिबेट है। कंडीशन क्या है, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। याद रखना सरचार्ज सबको आएगा, चाहे वो आर हो या एनआर हो, लेकिन रिबेट बोलो, रिबेट ये इट इज अ रिडक्शन इन द टैक्स, बेनिफिट है, तो ये बेनिफिट बोलो इंडिविजुअल को ही है, एचयूएफ, एओपीबीवाई, एजेपी उन लोगों को नहीं है, वो भी रेसिडेंट होने चाहिए, ठीक है। एनआर को नहीं मिलेगा, आरओआर, आरएनआर कुछ भी हो। आई आर एनटीआई, जीटीआई नहीं, एनटीआई अप टू 7 लाख, आई आर एनटीआई अप टू 5 लाख, ठीक है। नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 या 7 लाख तक होनी चाहिए। अगर यहाँ है तो बोलो इनकम टैक्स और 25,000 विचेवर लोअर, यहाँ बोलो इनकम टैक्स और 12,500 विचेवर लोअर, याद रहेगा ये, ठीक है। तो हमारा ये हो गया रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्लियर है ये, ठीक है। और नेक्स्ट मार्जिन रिलीफ। तो ऑल्टरनेटिव जो पुराना सिस्टम है उसमें बोलो मार्जिन रिलीफ जो है वो सरचार्ज ऊपर ही मिलता है। अगेन रिबेट खाली रेसिडेंट को मिलेगा, बोलो मार्जिन रिलीफ ये दोनों को मिलेगा, चाहे आर हो या एनआर हो, आर एनआर मार्जिन रिलीफ दोनों को मिलेगा, ठीक है। तो सरचार्ज के रिलेटेड मार्जिन रिलीफ आएगा, और ये बोलो सरचार्ज, और इवन अगर 7 लाख की रिबेट है, अगर उससे स्लाइटली मान लो 7 लाख 1,000 रुपया हो गया, तो इवन उस पर भी रिलीफ, मार्जिन रिलीफ अवेलेबल है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे को बोलो 115 बीएससी में एएमटी नहीं आएगा, इधर एएमटी है ही नहीं, जबकि यहाँ पर एएमटी है, यहाँ पर एएमटी एप्लीकेबल है। और आपको याद हो एएमटी एप्लीकेबल हो तो आपको कितना टैक्स देना है, फिलहाल तो बोलो इतने पॉइंट याद रहेंगे, 5 पॉइंट याद रहेंगे। 6 के बारे में हम बात करते हैं। बोलो पहला इनकम टैक्स, इधर 2.5 लाख का स्लैब है, और ऑल्टरनेटिव बोल रहा हूँ पहले 2.5 लाख, 3 लाख 5 का बुड्ढे लोगों को,
और यहाँ बोलो कोई भी हो, ठीक है, नो भेदभाव, 3 लाख रुपया सरचार्ज मैक्सिमम। इधर बोलो 115 बीएससी में 25%, इधर 37%। उसके बाद जो है 115 बीएससी और इसमें दोनों में एचईसी 4% है। फिर रीबेट बोलो 25,000, 12,500, याद रहेगा ये। देख लो मार्जिन ले, एएमटी। अब अगर मैं एएमटी पर बात करूं, आई होप ये याद हो गया। देखो आपको ये अच्छे से याद हो गया। मैं फिर से बोल दूं, ये सब बातें इसकी चल रही है, मैं इन दोनों पर बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखो एक ये बात हुई है, एक दूसरा ये मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये सब अगर अच्छे से याद है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये तीसरा जो हम करेंगे, ये चौथा, ठीक है। और एएमटी, अब एएमटी का क्या चक्कर है, मैं बात कर रहा हूँ खाली इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल अगर 115 बीएससी में आता है तो एएमटी नहीं आता, जो भी 115 बीएससी में टैक्स आएगा वो भर दे। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव में रेगुलर टैक्स रिजीम, तो चेक करो उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है, क्या वो लेस देन इक्वल टू टैक्स 20 लाख है, तो आपको देना है नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स मतलब नॉर्मल प्रोविजन ऐड लेस करो, नॉर्मल टैक्स निकालो, ठीक है। लेकिन अगर वो 20 लाख से ज्यादा है तो नॉर्मल टैक्स और एएमटी, और ये जो अमाउंट है ना एएमटी, वो ऐसे आएगा। एनटीआई पर से एएमटी एटीआई निकालते हैं, एडजस्टेड टोटल इनकम, और वो एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर एएमटी आता है 18.5%। क्लियर है ये। और प्लस सरचार्ज अच्छी थी, देख लो आप ये, ठीक है। 115 बीएससी में शॉर्ट में देखो यहाँ पर जो है 115 बीएससी में जो टैक्स बनेगा वो दे दो अंडर सेक्शन 115 बीएससी, जबकि यहाँ बोलो जो टैक्स बनेगा वो और एएमटी विच एवर हायर देना है, ठीक है। लेकिन ये रूल कब आएगा, अगर तुम्हारी एटीआई मोर देन 20 लाख है तो, वरना खाली टैक्स देना है। बोलो क्लियर है ये। और एएमटी कैसे निकालना है, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। तो 18.5% प्लस 50, ठीक है। तो एएमटी में डिस्कस नहीं करा, वो तो एक अलग ही चैप्टर है, ठीक है। यहाँ देखो, तो हमारा, मैं फिर से बोल दूं, हम क्या करने जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम। अब देखो मेरा कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स का डिस्कशन हो, ठीक है। तो इनकम टैक्स हो गया दोनों का, सरचार्ज हो गया, एचईसी हो गया, रीबेट हो गया, मार्जिन लिस्ट पर डिस्कशन कर लिया, और ये क्या करा था अभी, याद रखना ये सारी बातें जनरल इनकम के लिए। लास्ट एएमटी, एएमटी इतना जल्दी भूल गया मैं, एएमटी बोलो याद रहेगा ये, ठीक है। तो मेरा इसी के साथ टैक्स कॉम्पिटिशन खत्म हो गया। अब हम इनकम पर बात करते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को, टारगेट इतना है, लेट्स सी हम हमारा टारगेट अचीव कर पाते हैं। तो देखो जनरल इनकम ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अब जो है, अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम का, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम। आई होप आपको 115 बीएससी का टैक्स कैसे निकालना है वो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। याद रखना 115 बीएससी जनरल इनकम पर आती है, स्पेशल पर नहीं। स्पेशल इनकम तो स्पेशल रेट पे टैक्स होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 115 बीएससी इनकम। तो बोलो इनकम कैसे निकालते हैं, 5 हेड्स ऐड, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, 5 हेड्स ऐड करो और बोलो फिर डिडक्शन जो है उसको लेस कर दो और आपका एनटीआई आ जाएगा। इस एनटीआई पर आपको टैक्स निकालना होता है। अब 115 बीएससी में देखो मैंने कैसे इसको याद करने की कोशिश की है, इनकम निकालने का तरीका, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल, आईएफओएस, डिडक्शन, फिर है ये, और एक स्पेशल एग्जाम्पशन। बस इसको इस पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं। यहाँ जो नीचे लिखा है ये सब डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं मिलेंगे। सबसे पहला आपको देखा 10 10 10, यहाँ पर भी 10 10, और नीचे 10 डबल है। इतनी सेक्शन का डिडक्शन या एग्जाम्पशन नहीं मिलता। तो मैं आपको एग्जाम्पशन चैप्टर दिखा दूं, ये देखो, ठीक है। किसका किसका एग्जाम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलता। 10 5 मैं पहले खाली बोल देता हूँ, 10 वाली कौन सी, 10 5, 10 13 है, 10 14, कुछ एक्सेप्शन है यहाँ लेकिन। और यहाँ पर 10 17, 10 32 और 10 डबल है, 1 2 3 4 5 6। और कोई 10 वाली है क्या, मेरे को तो नहीं दिख रही है, तुमको दिखी वो, नहीं दिखी तुमको भी, तो 6 है टोटल। लेकिन याद रखना यहाँ पर एक्सेप्शन है। हाँ तो आते हैं इधर, बोलो 10 1, 10 2, 10 8, 10 5 लीव ट्रैवल कंसेशन, ये एक नहीं मिलता, अग्रीड। 10 5 नहीं मिलता, ठीक है। तो एक ये नहीं मिलेगा। क्या ये बाकी 4 एग्जाम्पशन अलाउड है, यस। ये वन वन बाकी 4 जो है ना 115 बीएससी में भी अलाउड है और ऑल्टरनेटिव में भी अलाउड है। आई होप अब ये क्लियर हो रहा है। लेकिन 10 5 जो है 115 बीएससी में नहीं अलाउड है, उसमें अलाउड है पुराना वाला ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम, ठीक है। नेक्स्ट 10 10 अलाउड है, 10 A, 10 AA, 10B, 10C, 10D, 10BB, 10BC, 10 11 12 13। बोलो इसमें से कोई, सारे के सारे अलाउड है इसमें से, ठीक है। दोनों में अलाउड है, 115 बीएससी में भी और उसमें।
या 1013 है, नॉर्मली अलाउड है बट 115 बीएसी में नॉट अलाउड। ये वाले स्पेशल अलाउंसेस जिस पर हम बात करते हैं इसमें से कुछ अलाउड है। आपने देखे हो इसमें 4 एक्सेप्शन है जो अलाउड है 115 बीएसी में, और बाकी जो है 115 बीएसी में इनका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कौन सा। उसके अलावा बोलो 1017 नॉट अलाउड है, तो 10-5, 1013 है, 1014, 1017 नॉट अलाउड, और 1032 माइनर चाइल्ड वाला। कितने हो गए? 4, और उधर एक 5। बोलो ये क्लियर है? और ये लास्ट 10 डबल ए मैंने लिखा नहीं है, 10 डबल ए का एग्जामेशन, वो एसी जेड वाला। एक, फिर ये बे 2, देखो जरा, 1 2, फिर 3, ये 4, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है यहाँ, और ये 5। ले भाई नंबर भी 5 है, 10-5, 5 ही, और वो स्पेशल 10 डबल ए। बोलो 10 का नंबर याद रहेगा, 10 में कौन सी नॉट अलाउड। अच्छा, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ना ये सारी एक बार पढ़ लेना कौन सी है ये, ठीक है। जैसे आप, अगर आपको याद हो 10-10A, 10 डबल ए, 10B, 10C, 10D, मैं अंदर वाले बोल रहा हूँ खाली। GPL, RC, वर्सी, LIC, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, वॉलंटरी रिटर्न कंपेंसेशन, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम LIC, ये सब। LIC में अमेंडमेंट आया था, हमारा अमेंडमेंट का लेक्चर देख लेना, May 24, September 24, सेम अमेंडमेंट है LIC, उससे पैसा मिला था और कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। तो खैर इधर देखना। तो अब हम एक एक इनकम का डिस्कशन करते जा रहे हैं। तो सुनो, सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी में 10-5 नॉट अलाउड। भाई हम क्या निकाल रहे हैं? 115 बीएसी निकाल रहे हैं, भूल मत जाना, ठीक है। 115 बीएसी में 10-5 नॉट अलाउड। क्या है ये? लीव ट्रैवल कंसेशन। आई होप आपको याद आया होगा, ठीक है। तो लीव को जर्नी वर्नी इकोनॉमी क्लास वर्नी क्या क्या लिख रखा था, चिल्ड्रन बॉर्न बिफोर 1 October 19। अच्छा है, नहीं लो ऐसे, एग्जामेशन चाहिए भी नहीं मेरे को, तो इतनी मगजमारी करो फिर मिलता क्या एग्जामेशन, ठीक है। तो बोलो 10-5 लीव ट्रैवल कंसेशन ये नहीं मिलेगा सैलरी में। उसके बाद 10-13 है एचआरए का एग्जामेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो अगर आप, मेरे को बोलना, अगर आप रेगुलर टैक्स रिजन कर रहे हो तो दैट क्या करोगे? इनकम फ्रॉम सैलरी जब बनाओगे, एचआरए लिखोगे इनर कॉलम में, रेगुलर में बोल रहा हूँ, और -1-2-3 विच एवर लोअर एग्जामिशन क्लेम करके आउटर कॉलम में लिखोगे। लेकिन अगर 115 बीएसी में हो तो बोलो डायरेक्टली क्या करोगे? एचआरए का अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में, एग्जामिशन नहीं मिलता। फर्क समझ में आया तुमको? ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप गधे के जैसा मत करना, पहला नॉर्मल में सॉल्व करोगे और फिर वापस उसको उसी को कन्वर्ट करोगे 115 बीएसी में। नहीं, अगर आपको डायरेक्टली 115 बीएसी पूछा है तो डायरेक्टली एज पर 115 बीएसी सॉल्व करो, ये सब याद करते जाना। 10-13 में लेस मत करना, ठीक है। 10-5 इग्नोर, 10-13 इग्नोर, 10-14, 10-14 जो है इसमें आपको 4 अलाउड है, बाकी सब नॉट अलाउड, ठीक है। कौन से 4 है मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में अलावेंसेस, तो देखो एक अलावेंस होता है 10-7, आप कहते हैं 10-7 फॉरेन अलावेंसेस, वो था ना डीम टू अक्रू इन इंडिया, डीम टू अक्रू इन इंडिया वाला, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है लेकिन इंडिया के बाहर जाके जॉब करता है, उसको फॉरेन अलावेंस, वो एग्जेम्प्ट है। वो इवन 115 बीएसी, 115 बीएसी में एग्जेम्पशन हाँ है, अलाउड है 115 बीएसी में, ठीक है। मैंने नोट्स लिख नहीं रखी है, मैंने कॉपी पेस्ट करी है ये नोट जो कि हमारी फास्ट ट्रैक बैच की थी, अब वापस ये सब कौन लिखते बैठेगा, ठीक है। तो बोलो फॉरेन अलावेंसेस अलाउड है 115 बीएसी में। कौन सा नॉट अलाउड था? 10-5, वो तो मैंने इधर लिखा नहीं है, लीव ट्रैवल कंसेशन। उसके बाद 10-13 है एचआरए 115 बीएसी में नॉट अलाउड। 10-14 नॉट अलाउड है, लेकिन 4 एक्सेप्शन थे, याद है आपको? क्या 4 है वो? डीटीसी और कॉम्यूटेशन या ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो टीसीयूडी एचआर, ठीक है, टीसीयूडी एचआर, तो ये पूरा इंडिया यही शॉर्टकट यूज करता है, तो आपने किसी ना किसका भी लेक्चर लिया हो, ये सुना ही होगा, टीसी उधार जो भी है। ट्रैवलिंग कन्वेंस यूनिफॉर्म डेली हेल्पर रिसर्च, ट्रैवलिंग कन्वेंस यूनिफॉर्म डेली हेल्पर रिसर्च, इन क्यूट एचबीएफ, कॉम्यूटेशन, क्यूट एचबीएफ, कॉम्यूटेशन इसका और एक नाम है ट्रांसपोर्टेशन, कॉम्यूटेशन बोले ट्रांसपोर्टेशन बोले, ठीक है। तो देखो कौन सा अलाउड है? डीटीसी, ठीक है। जो दिल्ली वाले हैं उनको पता होगा डीटीसी क्या होता है, ठीक है। तो अपनी जैसे मुंबई में बेस्ट की बसें होती हैं, वहां दिल्ली में डीटीसी की बसें होती हैं, या अहमदाबाद में बीआरटीएस होता है, वैसे डीटीसी। तो याद रखना है डीटीसी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बोले कॉम्बिनेशन बोलो, 4 अलाउड है 115 बीएसए में, बाकी नहीं। आई होप समझ में आ रहा है। 4 कौन से? डेली, डेली ट्रैवलिंग कन्वेंस, डेली ट्रैवलिंग कन्वेंस, डेली ट्रैवलिंग कन्वेंस, और फिर ट्रांसपोर्टेशन और कॉम्बिनेशन, याद रहेगा ये 115 बीएसए में अलाउड है। यूनिफॉर्म हेल्पर रिसर्च नॉट अलाउड इन 115 बीएसए। फिर क्यूट एचबीएफ का फुल फॉर्म बोल रहा है, कॉम्यूटेशन, अंडरग्राउंड, ट्राइबल एरिया अलावेंसेस, एजुकेशन अलावेंसेस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, हिल एरिया, बॉर्डर एरिया, फील्ड एरिया, मॉडिफाइड फील्ड एरिया, ये सब आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो खैर इतने सब में से बोलो सब नॉट अलाउड, खाली 4 छोड़ के, डीटीसी, कॉम्यूटेशन,
एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हम बात करते हैं, ये इनकम में ऐड होता है और फिर नीचे डिडक्शन में होता है। 3 डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन बाकी सब अदर अलाउंसेस टैक्स है। कुछ समझ में आ रहा है तुमको? जो ऊपर लिखा है ना वो तो बोलो तुम डीटी ऑल्टरनेटिव में पढ़ते रहते हो कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 17 एग्जाम है, बट अब 115 बीएससी में फॉरेन अलाउंस अलाउड है, 1039 नॉट अलाउड, 1014 नॉट अलाउड, एक्सेप्शन डीटीसी ट्रांसपोर्टेशन। फिर एंटरटेनमेंट डिडक्शन नहीं मिलता, बाकी सब फुली टैक्सेबल, डिडक्शन है भी नहीं। क्लियर है ये? तो वापस आते हैं हम, चेक करो। बोलो 10.5 लीव ट्रैवल कंसेशन डिडक्शन नॉट अलाउड, 10.13 है एचआरए डिडक्शन एग्जाम्पशन जो भी बोलो नॉट अलाउड, 10.14 नॉट अलाउड, लेकिन 3 एक्सेप्शन है, डीटीसी ट्रांसपोर्टेशन क्यूट एचबीएफ वो सब में। फिर नेक्स्ट, आई होप आपको 3 याद रहेंगे, 3 और 2 5। 16(1) है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो अलाउड है, 115 बीएससी में भी अलाउड है, इधर भी अलाउड है। 16(2) है एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स, नॉट अलाउड अंडर इन सेक्शन 115 बीएससी का रीजन। ये 5 समझ में आए? आई होप आपको समझ में आया रहेगा। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी जीएसटी लिख दिया ले भाई, हाथ रुकते नहीं उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी यार वापस, ग्रॉस सैलरी, एक सेकंड रुक जाओ, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब और ये है 115 बीएससी वाली, और ये अपनी है दूसरी वाली, क्या बोलूं, ऑल्टरनेटिव वाली। अब यहाँ पर देखो क्या करोगे, तो आपका जो ग्रॉस सैलरी आया ना, ग्रॉस सैलरी, उसमें से डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स तीनों लेस होगा। और यहाँ पर 115 बीएससी में ग्रॉस सैलरी जब आएगा माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, लेकिन एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल टैक्स नहीं होगा और नेट सैलरी आ जाएगा। फर्क समझ में आया? 16(2), 16(2), 16(3) नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। बोलो पढ़ा ना कहीं कंफ्यूजन? आई होप आपको 115 बीएससी का इनकम कॉम्पिटिशन बहुत अच्छे से समझ में आता है। हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आरटीपी का है, तो बहुत और अच्छे से समझेगा। ये क्लियर है? इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी तो चेक करो कैसी वाली है, एलओपी है, एसओपी है। एसओपी आर है, एसओपी बी इधर आता ही नहीं है, एसओपी बी तो पीजीबीपी में जाता है, ठीक है। 3 टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है मेरी, एक मैंने भाड़े पर दी है, और फिर या तो मैंने ऑक्यूपाई करी है। अब ऑक्यूपेशन बिजनेस के लिए है या रेसिडेंस के लिए, वो चेक करो। तो एलओपी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, एसओपी आर हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और एसओपी बी पीजीबीपी में जाएगा। इनकम फ्रॉम, सॉरी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस उसका नाम नहीं है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। ये दोनों हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, अंडरस्टूड। अब हाउस प्रॉपर्टी में आते हैं, तो बोलो 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एसओपीआर। एसओपीआर का इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट अलाउड। चलो अच्छा हुआ, 2 लाख 30 हजार सब मगजमारी खत्म, नहीं चाहिए मेरे को भाई। तो बोलो इसका मतलब अभी जो ड्रॉ किया था, एलओपी इंटरेस्ट लेस होगा हाउस प्रॉपर्टी में, एसओपीआर इंटरेस्ट लेस होगा किधर, ये कौन सी रिजिम में लेस हो जाएंगे, दोनों इंटरेस्ट रेगुलर में। लेकिन अगर 115 बीएससी में आता हूं, एलओपी का लेस होगा, एसओपीआर नहीं होगा, कह रहे हैं ये, ठीक है। तो बोलो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एसओपीआर 115 बीएससी में नहीं होगा, रेगुलर रीजन में हो जाएगा। आई होप तुमको ये समझ में आए। एलओपी एसओपीआर दोनों अलाउड है रेगुलर रीजन में, 115 बीएससी फॉलो करो, एलओपी का इंटरेस्ट अलाउड है, इसका नॉट है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आता है तो वो इट कैन नॉट बी सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगेंस्ट अदर एक्ट, नॉट पॉसिबल। ये सब ना लिखा है एक्चुअली में, बोलो ये सब ना लिखा है तो मेरे को बोलना, अगर मैं आपको बोलूं मेरा हाउस प्रॉपर्टी में एसओपीआर है तो इसका इंटरेस्ट तो लेस ही नहीं होगा, नील होगा, ये नील ही आएगा, और तो कुछ लेस होता ही नहीं है। और अगर एलओपी है और आंसर नेगेटिव आ रहा है 1 लाख, तो दिस 1 लाख जो है इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड, ना बोल दिया सबके बारे में। बोलो क्लियर है ये? ठीक है। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जो मैं बोलता रहता हूँ बहुत अच्छे से याद रखना, तुमको 115 पीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरा यकीन करो, ठीक है। तो सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी में 5 चीजें नॉट अलाउड, 10(5), 10(13) है, 10(14), उसमें एक्सेप्शन है। 14 वाली स्पेशल है, 14 स्पेशल है, 14, 14 तो 14 वाली स्पेशल, उसमें एक्सेप्शन है। स्पेशल में हमेशा एक्सेप्शन होते हैं। डीटीसी ट्रांसपोर्टेशन, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ऐसा नहीं है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नहीं है वो, डेली अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एंड कन्वेयंस अलाउंसेस, सॉरी ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रैवलिंग, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, और नीचे वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट और कम्यूटेशन, यार वो हैंडीकैप हो सकता है। तो क्या है 16 to 63, 5 चीजें नॉट अलाउड, 5 फिर 2 पॉइंट याद रहेंगे मेरे दिमाग में, ये छप गया, 5 चीजें 2 चीजें। एसओपी या एलओपी का इंटरेस्ट अलाउड है, एसओपी मैं 115 बीएससी बोल रहा हूँ, एलओपी का इंटरेस्ट अलाउड है, एसओपीआर का इंटरेस्ट नॉट अलाउड है, और अगर रेगुलर में ना हो तो सब अलाउड है। और दूसरा बात क्या है, इधर दूसरे हेड के सामने सेटअप नहीं हो सकता, ठीक है। अब आते हैं पीजीबीपी पर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन।
तो पीजीबीपी जो है, एक सेकंड रुकना, पीजीबीपी 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 मिल गई, पीडीएफ ढूंढ रहा था, पीजीबीपी। हाँ, तो आना वापस पीजीबीपी में। आ गया भाई पीडीएफ। हाँ, मिल गया, ये देखो। पीजीबीपी में आते हैं अपन वापस। पीजीबीपी में भी पांच छह चीजें नॉट अलाउड, छह छह चीजें। बोलो, सैलरी में कितनी थी? पांच। इधर कितनी थी? दो। अब यहाँ छह। ठीक है, इसमें से दो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो चार ही याद रखनी है, चार। लेकिन मैंने सब याद कर दी है, तो चलो याद करते हैं उसको। 32(1)(2)(a), 32(1)(2)(a), एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। एक सेकेंड। पीजीबीपी, रेगुलर टैक्स रिजीम रेगुलर, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड, 115 बीएसी एंड रेगुलर। बोलो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन दोनों में अलाउड, एडिशनल डेप्रिसिएशन 115 बीएसी में, 32(1)(2)(a) नॉट अलाउड, रेगुलर में अलाउड। क्लियर है ये? ठीक है। नेक्स्ट 32(1)(2)(a) के बाद 33(ab), ये हमारे सिलेबस में नहीं, टी रबर कॉफी डेवलपमेंट वाला, टी रबर कॉफी डेवलपमेंट, ये वाला। ठीक है, 33(ab), इसका रिडक्शन नहीं मिलता। क्लियर है ये? ठीक है, तो 33(ab चाहो तो इसको भूल जाओ, लेकिन याद करो ना, क्या फर्क पड़ता है। टी रबर कॉफी डेवलपमेंट, 35(1)(2)(a), 35(1)(3) एंड 35(2)(a), ये सब एक ही बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर फॉर साइंटिफिक रिसर्च वाला। ठीक है, होता है ना, नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी, इंडियन कंपनी, वो सब सब नॉट अलाउड। इन हाउस करोगे तो अलाउड, इन हाउस दोनों में अलाउड। कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर 115 बीएससी नॉट अलाउड, इधर तो अलाउड ही है भाई, समझा? पहला 115 बीएससी लिखा है, इन हाउस रिसर्च दोनों में अलाउड है, 115 बीएससी रेगुलर वाला। भाई क्लियर है ये सब? जो नीचे लिख के जा रहा हूँ, आप चाहो तो साइड पर पेन से नोट डाउन कर लो। 32(1)(2) एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, टी रबर कॉफी नॉट अलाउड, कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर नॉट अलाउड, 35(AD) नॉट अलाउड, 35(AD). अच्छा, ये दोनों एक हो गए एक्चुअली, ये 5 पॉइंट हो गए, 5। कैसे समझा? एक, एक, दो, ये पूरा तीन, नीचे चार, पांच। हाँ, तो बोलो फिर चौथा 35(AD) का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा था ना, 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और 35(CCC) एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाला है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, इसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, जहां तक मुझे याद है, ये भी मॉड्यूल में नहीं है, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, एक बार फिर भी मॉड्यूल चेक कर लेना तू। तो बोलो, इतने डिडक्शन नॉट अलाउड। तो बोलो कितने थे? 10(5), 10(5), 10(13) है, 10(14), लेकिन उसमें एक्सेप्शन है, 14 वाली स्पेशल, और 16 to 16(3) सारे डिडक्शन तो अलाउड है। एंटरटेनमेंट ऑन प्रोफेशनल टैक्स 5। फिर हाउस प्रॉपर्टी, एसओपीआर का इंटरेस्ट लेस नहीं होता, एलओपी का लेस होता है, याद है आपको? और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बाकी किधर एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पीजीबीपी, पीजीबीपी एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, टी रबर कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट जो है, वो अकाउंट नॉट अलाउड। उसके बाद तीसरा कौन सा था अपना, ये क्या कहते हैं इसको, साइंटिफिक रिसर्च कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइड, इन हाउस रिसर्च अलाउड है, तीन हो गए। फिर चौथा कौन सा था? 35(CCC) एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, और लास्ट 35(AD), एडी भूल गया मैं, एडी याद रहेगा, एडी 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 याद रहेगी, एडी। बोलो, हमारा सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन में कोई भगत मत नहीं भाई, सब मजे करो, सब अलाउड है, याद रहेंगे। फिर आते हैं आईएफओ, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, 10(17) एमपी एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बोलो, इनका क्या नॉट अलाउड है? 10(17) के डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, इनको दो एग्जेम्पशन है, डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ये आईएफओ में जाता है। ठीक है, इनका सैलरी भी आईएफओ में जाता है, बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। खैर, ये लेस नहीं होगा। 10(32) माइनर, 1500 रुपया। अगर मान लो माइनर का इनकम क्लब किया, क्लब, और आपने 115 बीएसी लिया हुआ है, तो बोलो इनकम आएगा। और यहाँ बोलो, अगर ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में हुआ, ठीक है, डिफॉल्ट वाले में नहीं है, तो माइनर का इनकम क्लब करो, -1500 पर चाइल्ड। याद आया कुछ? 10(32), ये इधर नहीं मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस। याद रहेंगे सारे? कितने पॉइंट हो जाते? एक, पांच, सॉरी चार ना, चार, एक, दो, तीन, चार, दो, एक सेकंड, पांच हुए, एक, दो, तीन, चार, पांच, चश्मे का नंबर बढ़ गया मेरा, पांच, दो, इधर बोलो हमारे पांच हुए, ये एक हो गया, ये पूरा गिन लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, 5250, 5250। ठीक है, पांच रिडक्शन एग्जेम्पशन जो भी बोलो नॉट अलाउड, दो नॉट अलाउड, पांच चीजें नॉट अलाउड, इधर कुछ भी नहीं है, इधर टू। अरे वाह, ये देखो, ये कैपिटल गेन को हटा दूं मैं तो 5252 होता है, 5252 याद रहेंगे, 5252 कैपिटल गेन में सब अलाउड है, याद रहेगा। सेम है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन 115 बीएसी और वो ऑल्टरनेटिव दोनों के लिए सेम,
फिर डिडक्शन, ऑल डिडक्शन नॉट अलाउड, एक्सेप्शन 4 है, उसमें से एलए हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बोलो 4 डिडक्शन, एक सेकेंड, ये 4 दिख रहे हैं तुमको 4, ठीक है, तो ये 4 और अदर डिडक्शन, ATC2 ATU वाले अदर। अगर आप 115 BAC में जाते हो या ऑल्टरनेटिव में जाते हो, बोलो सब अलाउड है ऑल्टरनेटिव में, 115 BAC में 4 अलाउड, बाकी नॉट अलाउड, फिर ये डिडक्शन लेस करने नहीं मिलेगा। ये 4 कौन से? पहला 80CCD2, तो मेरे पास 80CCD2 है, शायद आपको दिखा देता हूँ, 80CCD2, ये देखो 80CCD2 नेशनल पेंशन सिस्टम, आपने सुना अभी रिसेंटली यूपीएस चल रहा है, खैर उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जाता है दो जगह, 80CCD1B एंड 80CCD1, ठीक है, और इसका जो है ये सैलरी में टैक्सेबल होगा, और 80CCD2 किसका? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दो टैक्स ट्रीटमेंट, 80CCD1B 80CCD2, सॉरी 80CCD1B 80CCD1, और इसका बोलो सैलरी में टैक्सेबल और 80CCD2। अब 115 BAC में जा, अगर आप रेगुलर टैक्स रिजिम में जा रहे हो, पुराना वाला जो चल रहा है 2.5 लाख का स्लैब वाला, तो ये एज इट इज कर रहा है, 1 to 1 सब होगा, ये सैलरी में ऐड होगा, और ये तीन जो है आपके, ये तीनों ये डिडक्शन में जाएंगे। लेकिन आप 115 BAC में जाते तो ये और ये नहीं आएगा, ये सैलरी में टैक्सेबल होगा और नीचे से लेस भी करने मिलेगा। अब आपको समझाएगा क्यों डिडक्शन दे रही है 115 BAC, क्योंकि ऊपर ऐड किया तो भाई ले लो, लेस कर लो तुम, ठीक है, हम तो उल्टा तुमको इधर टैक्स हम चाहते हैं सब लोग 115 BAC में आए, ठीक है, अगर आप ये नहीं देंगे तो फिर बोलो मेरी इनकम और बढ़ जाएगी, है ना, तो इस वजह से दे दिया रहेगा, बोलो क्लियर है। और ये है ना, ये 80CCD2 वो 1.5 लाख का ओवरऑल कैप में नहीं आता है, अंडरस्टूड, ठीक है, तो 115 BAC में ये सब चेक ही नहीं करना, कितना सिंपल हो गया, टैक्स भरो और लेस करो, बोलो भाई क्लियर है। 80CCD2, फिर नेक्स्ट चलो देख लो 80CCH, अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड, सेम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा 80CCH1, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहला टैक्स होगा, क्योंकि मेरे बिहाफ पर कोई कंट्रीब्यूट करा, बेनिफिट मुझे मिलेगा, काइंड ऑफ बेनिफिट है मेरे लिए, सैलरी है वो, और बाद में 80CCH2, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, 115 BAC में जाते हो ये नहीं होगा, एक और दो दोनों, लेकिन अगर आप 115 BAC में नहीं जाते हो तो सब होगा, कह रहे हैं 1 2 3, फिर ये 80CCH और 80JJ, पॉज करो पढ़ लेना तुम घर पे, 30% का डिडक्शन अलाउड है। तो वापस आते हैं, बोलो डिडक्शन अलाउड है या नहीं, तो जनरली ना, तीन को छोड़ के 80CCD2 सैलरी में टैक्स करते हैं, फिर नीचे लेस करते हैं, 80CCH2 सैलरी में टैक्स करते हैं, नीचे लेस करते हैं, 80JJA 30% डिडक्शन मिलेगा, नॉट इन सिलेबस बट याद रखो 80 है, बोलो याद रहेगा, मेरे को तो याद हो गया है, ठीक है, 5 2 और ये 4 एक्सेप्शन है, नॉट अलाउड है सारे, और 10 डबल एसिडेड वाला डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और 5 मिनट लो और ये बहुत अच्छे से मगअप कर लो, एक ये और एक वो टैक्स वाला, कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स वाला, ठीक है। अब इन सब के रिलेटेड अगर कोई इन सब के रिलेटेड कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है या ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है, वो भी लेस करने नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये मैंने उधर भी बोल दिया, डेप्रिसिएशन अलाउड है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। अगर कोई और एग्जाम्पशन है, डिडक्शन है किसी अलाउंस या परक्विजिट के लिए अंडर एनी अदर लॉ, तो उसको भी डिसअलाउ कर दो, हो सकता है कोई और लॉ में इधर डिडक्शन दे रखा, ठीक है। तो खैर बोलो ये याद रहेगा, ये बॉक्स याद कर लो, ये एक पेज, तो बस 115 BAC सॉल्व करना याद रहेगा। मैं दिखा देता हूँ सारे पेज, देख लो, 1 2 3 4 5 6, आई होप आपको ये अच्छे से याद हुए होंगे। तो बोलो हमारा इसी के साथ एक चीज खत्म हो गया, दो चीज खत्म हो गया। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया प्रिसाइसली, पहला कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम, और फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कौन सा वाला, ठीक है, आई होप आप भूले नहीं हो, जो बेस्ड है प्रिसाइसली ऑन 115 BAC, ठीक है। तो अब आते हैं वापस, बोलो ये तो तुमको जो हमेशा कर दिया वही करना है, बोलो ये समझा टैक्स कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो स्टार्टिंग में करता, मैं वापस नहीं बोल रहा हूँ यार, और ये इनकम, ठीक है, तो 10-5 10-13 है, 10-14 4 एक्सेप्शन है, डीटीसी और वो कॉम्पिटिशन ट्रांसपोर्ट, तो 10-5 10-13 है, 10-14 और कौन सा था 10-14 का 16-2 16-3 नीचे डिडक्शन, सॉरी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी में दो चीजें, एलओपी का इंटरेस्ट लेस होगा, एसओपी का नहीं होता, एंड मैं 115 BAC बोल रहा हूँ खाली, और दूसरा किसी और के सामने एडजस्ट नहीं होगा, कोई भी वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो अदर हेड्स के सामने नहीं जाएगा। पीजीबीपी में वापस बोलो एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड है, फिर वो 33 एबी और टी डबल कॉपी डेवलपमेंट वाला नॉट अलाउड है, फिर 35 एडी नॉट अलाउड है,
और कंट्रीब्यूशन आउटसाइड साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च वो नॉट अलाउड। और कितने हो गए, 4 हो गए ना, कौन सा रह गया, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाला 35 CCC। ठीक है, तो देख लो एक बारी, ये देखो, एडिशनल डेप्रिसिएशन, टी डबल साइंटिफिक रिसर्च, 35 AD और वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। फिर कैपिटल गेन में सब अलाउड है, तो उधर बोलो 10-17 डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस ऑफ एमपीएमएलए, 10-17 पे खतरा वाला था। और फिर 10-32, 10-32, 10-32 बोलो, 10-32 क्या है, तो 10-32 है इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, वो भी लेस करने में 10-17, 10-32। फिर डिडक्शन, और डिडक्शन नॉट अलाउड, खाली 4 ही अलाउड है, CCD2, CCH2, JJAA और ATLA। ठीक है, CCD, CCH और जाजा, JJA और ला। ठीक है, याद रहेंगे इतने, तो बस तो फिर, और वो एग्जामेशन टाइम डबल है, वो फोटो है ना दिमाग में फिट कर लो, तो बोलो 115 BSc और ये क्लियर है ये, आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो इसी के साथ देखो, मेरा ये हो गया, ये हो गया, और अब इसको, इसका थर्ड पार्ट, इस वीडियो का थर्ड पार्ट, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। ठीक है, और फिर इसका क्वेश्चन करेंगे अपन, जो अलग से वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करने जा रहे हैं ये आरटीपी सितंबर 24 क्वेश्चन नंबर 8, जो प्योरली बेस्ड है 115 BSc। ठीक है, थैंक्स टू इंस्टीट्यूट, उसने अच्छा क्वेश्चन दिया अपने आप आपको। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो है हम ये करेंगे, और उसके बाद का थर्ड वीडियो ये करेंगे। ठीक है, यहाँ सीक्वेंस चेंज हो जाएगा शायद, ये फर्स्ट वीडियो, ये सेकंड, वो मैं देखता हूँ, ये 3 वीडियो अपलोड करूंगा, टाइम रहा तो ये 4, दिस इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। ठीक है, 1 2 3, बिकॉज मेरे को आईडीटी का भी वो कंपलसरी क्वेश्चन कर रहे हैं। बोलो क्लियर है ये, देख लो। तो अब हम, मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 मिनट का ब्रेक दे दो मेरे को, मैं चाय पी लेता हूँ यार, और फिर मैं चाय पीने के बाद मस्त फ्रेश होने के बाद मैं ये सॉल्व करता हूँ आरटीपी सितंबर 24 क्वेश्चन नंबर 8। तब तक आप क्या करोगे, आप बैठो, चाय पियो, और साथ साथ है ना, दो ये याद करना, क्या याद करोगे, ये देखो, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, 5 पेज, और वो इनकम का एक पेज में सब कुछ तो कवर्ड था। ठीक है, तो हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद है ना, हम मतलब मैं ब्रेक लेता हूँ, तुम पढ़ाई कराना, मेरा एग्जाम है, हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आने के बाद है ना, मैं सॉल्व करता हूँ आरटीपी का क्वेश्चन सितंबर 24 वाला, विच इज बेस्ड ऑन 115 BSc, क्वेश्चन नंबर 8 है। आप चाहो, अगर आपके पास आरटीपी हो, तो आप एक काम करो, एक बार है ना वो क्वेश्चन पढ़ लो, सितंबर 24 क्वेश्चन नंबर 8, और फिर साथ साथ सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, तो मैं आया 2 मिनट में, तुम बैठना, तुम किधर मत जाना। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करें अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर ये वाला, 115 BSc का जो क्वेश्चन है, आरटीपी सितंबर 24 क्वेश्चन नंबर 8। आई होप सब लोगों ने ब्रेक ले लिया होगा, 2 मिनट का, चाय भी पिया होगा, उसमें क्वेश्चन भी रीड किया होगा, और बाकी भी कुछ काम किए होंगे आपने। तो क्या है, हम स्टार्ट करते हैं अब आरटीपी का सितंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 8, आरटीपी सितंबर 24 क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो, ये है आरटीपी सितंबर 24 की, और इसमें ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, करंट वाला। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, हाँ मैं मानता हूँ बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट है ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ये देखो, इन सब में ये 6 क्वेश्चन में भी तो 115 BSc है, और यहाँ डिटेल में कॉम्प्यूटेशन है। तो मैंने ये क्वेश्चन क्यों चूज करा, क्योंकि ये खाली 115 BSc का क्वेश्चन है पहला, एंड दूसरी बात है ना, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट किए गए हैं इन सबके रिलेटेड। ठीक है, ऑलमोस्ट सबके आंसर डायरेक्टली निकाल के दे दिए हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, चलो हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ का, तुम बोलोगे सर भाषण देते रहते हो यार, देखो इतना दिया है। ठीक है, ये सब याद होगा आई होप। तो आते हैं हम हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो ये पढ़ लो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है और दिया क्या क्या है। तो देखो, करण का क्वेश्चन है, रेसिडेंट है, वो रेसिडेंट एजेड 50 ईयर, करण रेसिडेंट है, एजेड 50 ईयर, फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। फिर आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ऐसी बहुत सारी, बिजनेस बिजनेस ये कुछ भी, एग्रीकल्चर पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। फिर नीचे क्या पूछा है, कंप्यूट करंट टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम निकालनी है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BSc।
आपको 115 BAC में उसकी इनकम निकालनी है, 115 BAC अप्लाई करना है, ठीक है। Assuming for the assessment year 24-25, that is previous year 23-24, assuming his wife does not earn any income, ये assumption लेना है उसकी बीवी कुछ पैसे नहीं कमाती है। ऐसा क्यों लिखा उसकी बीवी क्यों नहीं कुछ नहीं कमाती? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है माइनर का कोई इनकम होगा, देखना, क्योंकि माइनर अगर आपको याद हो माइनर की इनकम किसमें क्लबिंग होता है भाई, 115 BAC में भी क्लबिंग होगा, क्लबिंग होगा। पर आपको याद है 1032 1500 लेस करने नहीं मिलेगा, याद आया कुछ, है ना? मैंने पहले बोला ये बहुत अच्छे से बाय हार्ट करो, ठीक है। तो अगर आपको रेगुलर में जाओगे तो वो लेस करने मिलेगा, इसमें आओगे तो 1500 लेस करने नहीं मिलेगा। खैर, तो आगे बढ़ते हम। टोटल इनकम अज्यूमिंग इज वाइफ, हाँ तो मैं ये कह रहा था वाइफ का इनकम क्यों बोला है, बिकॉज देखो ना, जिसकी इनकम ज्यादा होगी, पेरेंट्स, फादर मदर, जिसकी भी, अगर मदर की इनकम ज्यादा है तो उसमें क्लब होगा, फादर की इनकम ज्यादा है तो फादर में क्लब होगा, किसी एक में क्लब होगा, है ना? तो इस वजह से शायद बोला है वाइफ का कोई इनकम ही नहीं है, इसका मतलब बोलो करण की इनकम अगर कुछ है तो उसमें क्लब होगा माइनर का। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। करण का क्वेश्चन है, एज है 50 ईयर और कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बोला है और 115 BAC अप्लाई करना है, BAC। तो देखो क्या क्या दिया है, अब मैं पेंसिल से नोट डाउन कर देता हूँ। सैलरी, ये इनकम फ्रॉम सैलरी का इंफॉर्मेशन है ना, ये वाला। उसके बाद इनकम फ्रॉम लेट आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ गौर करना, इनकम वर्ड दिया, इनकम। इनकम का मतलब क्या है, कॉम्प्यूटेड है, ठीक है। अगर यहाँ रेंट वर्ड दिया होता है ना, रेंट, इस क्वेश्चन में मैं जनरल बोल रहा हूँ, अगर ऐसा लिखा हो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आप क्या समझना, वो रेंट जीएवी है। क्योंकि देखो ना, जीएवी का फॉर्मूला याद है आपको, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, वो सब करते हैं। कुछ बोला नहीं तो एक्चुअल रेंट विल बिकम जीएवी, और जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स है ही नहीं क्वेश्चन में, खाली एक लाइन दिया है, रेंट फ्रॉम एलओपी, बस इतना ही लिखा है। कहाँ म्युनिसिपल टैक्स होगा, बट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने मिलेगा, है ना? तो समझ में आया मैंने क्या बोला? तो याद रखना, ये कहाँ आता है मालूम है, स्कोप ऑफ इनकम में। वहां बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, सर कभी लेस किया होता है, देखो दो वर्ड आते हैं, रेंट फ्रॉम एलओपी, इनकम फ्रॉम एलओपी। तो अगर इनकम फ्रॉम एलओपी है ना, इट मींस इट इज अ कंप्यूटेड, आपको कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट आईएफएचपी दे रही है, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम। लेकिन अगर रेंट बोला हो ना, तो रेंट मींस जीएवी, और आगे का फॉर्मेट यूज करो और फिर कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल वापस आते हैं इस चैप्टर में, वो स्कोप में ऐसा बहुत सारी आता है। वापस आते हैं इस चैप्टर में, इनकम फ्रॉम लेट आउट मतलब कंप्यूटेड है, कुछ नहीं करना। ये पॉइंट हाउस प्रॉपर्टी का है, कितना है वो, नेगेटिव इनकम है, एलओपी है लेकिन लेट आउट है। फिर इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन पे, ऑन लोन पेड फॉर एसओपी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों इंफॉर्मेशन हाउस प्रॉपर्टी की है, ठीक है, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट फ्रॉम रबर प्लांट, रबर प्रोडक्ट फ्रॉम रबर प्लांट, रबर प्रोडक्ट बेच रहा है जो कहां से आया, रबर प्लांट। अगर आपको याद हो TRC, ठीक है, TRC एग्रीकल्चर इनकम में दो थी, एक होता है जो हम क्या कहते हैं उसको, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, दूसरा परसेंटेज मेथड होता है। तो इसमें देखो आपका टैक्सेबल इनकम मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना लेना था, ये TRC याद आया, ठीक है। अब जो भी ऐसे याद करना चाहो, मैंने ऐसे याद किया, TRC और C में 2 पॉइंट है, 1 2, ठीक है। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मेरा अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोलो क्या है, टैक्स, तो टैक्स तो फिर टैक्सेबल बोलो कितना, पहला 40, यार सीए में 40% पासिंग है तो 40 फिर बीच वाला 35 25, इसका मतलब एग्रीकल्चर इनकम कितना परसेंट होगा, ये 40 तो ये 60, ये 35 तो ये 65, ये 25 तो ये 75, ये 40 तो ये 60%। कुछ समझा मैंने क्या बोला? और याद रखना टीआरसी, ठीक है, टर्सी टीआरसी जो भी, मैंने इंटरनेशनल टैक्स में कॉन्सेप्ट आता है टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, तो मैंने इस वजह से याद करा टीआरसी। अब बोलो मेरे केस में क्या है, रबर, रबर प्लांट से रबर प्रोडक्ट बनाकर बेच रहा है, इसका मतलब थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, थोड़ा एग्रीकल्चर है ना, मतलब बिजनेस है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, और बोलो नॉन एग्रीकल्चर मतलब बिजनेस इनकम। अभी किसकी बात कर रहा है, रबर, रबर मतलब ये रहा, कुछ समझा भाई? तो ये सब है ही नहीं क्वेश्चन में, इग्नोर करो इन सबको, और फाइनली मेरा रबर आ गया 35 65, ठीक है। 35% इनकम इज अ नॉन एग्रीकल्चर, दैट इज बिजनेस इनकम, क्लियर है ये? तो इसमें देखो ये पीजीबीपी है, फिर नेक्स्ट बिजनेस, नेक्स्ट बिजनेस, नेक्स्ट बिजनेस, ब्रॉड फॉर बिजनेस लॉस, ये सब पीजीबीपी है, बिजनेस प्रोफेशन। उसके बाद नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम, डिविडेंड रिसीव्ड है, रिसीव्ड, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। भाई कंपनी कुछ भी कर दियो, डिविडेंड टैक्सेबल है आईएफओएस में, क्या लिखा मालूम है, कंपनी से डिविडेंड मिला और वो कंपनी एग्रीकल्चर ऑपरेशन करती है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, ठीक है, कंपनी का एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगा,
लेकिन कंपनी अगर डिविडेंड बांटेगी तो डिविडेंड इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो ये आएगा अदर सोर्सेस में। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये दोनों जाएगा कैपिटल गेन में। लॉटरी वापस अदर सोर्सेस। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब एटीसी में जाता है। याद है एनएससी, ये सब इंटरेस्ट ऑन एनएससी भी था। तो खैर ये सब एटीसी में जाता है, लेकिन ये हमारे कुछ काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को 115 बीएससी पूछा है, इसका कुछ नहीं होने वाला, एटीसी नहीं मिलेगा। इनकम ऑफ अ माइनर सन राजू फ्रॉम स्पेशल टैलेंट। भाई टैलेंट वाला बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, क्या ये क्लब होगा? ये तो क्लब ही नहीं होगा। राजू का बेटा जो है माइनर सन राजू, अच्छा राजू खुद है, सॉरी राजू खुद बच्चा है। हम तो करण का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करण करण करण, यस। तो राजू खुद एक बच्चा है, तो राजू जो है ना, उसकी ये इनकम क्लब नहीं होगी, बिकॉज ये टैलेंट से है। तो उसका वो खुद जो है रिटर्न फाइल करेगा और टैक्स पे करेगा। ठीक है, उसके ब्याह पर उसके पापा रिटर्न फाइल करेंगे। तो क्या है, उसके इनकम में ये, उसकी इनकम टैक्स वो खुद फाइल करेगा, रिटर्न उसमें जाएगा। अब इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय राजू ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ द स्पेशल टैलेंट। तो याद रखना, टैलेंट स्किल नॉलेज का जो पैसा है ना, टैलेंट स्किल नॉलेज, ये कभी क्लब नहीं होगा। लेकिन ये पैसा कहीं इन्वेस्ट किया आपने, इन्वेस्ट, और उधर से जो इंटरेस्ट डिविडेंड आया ना, इंटरेस्ट डिविडेंड, वो क्लब हो जाएगा। उधर से जो भी आएगा सब कुछ क्लब होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो बोलो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय राजू ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ द स्पेशल टाइम, ये जाएगा अदर सोर्सेस में। और ये क्लबिंग है, क्लबिंग। और इसमें 1500 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 1032 नॉट अलाउड। देखो कोई मिस्टेक तो नहीं करी ना, नहीं बराबर है। अंडरस्टूड? अब बोलो ये सब पढ़ के कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस है, पीजीबीपी है। लो भाई पांचों हेड का कुछ ना कुछ दिया है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन दिया है और आपको बोला है कंप्यूट टोटल इनकम। अब हम एक एक पॉइंट पर बात करते जाते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। आई होप सबने इसको तो याद कर लिया होगा। ये देखो, आपको पूछा है कंप्यूट टोटल इनकम, किसकी इनकम निकालनी है? करण की। तो सेंटर में उसका नाम लिखो, इन द बुक्स ऑफ मत लिखना, अकाउंट नहीं कर रहे हो। सेंटर में एसएससी का नाम लिखो करण। उसके बाद, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टैक्स भी पूछा है क्या? कंप्यूट, कंप्यूट करंट टोटल इनकम अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, नहीं टैक्स नहीं पूछा। कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मतलब एनटीआई। हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, प्रीवियस ईयर कौन सा हमारा? तो 23 24, एंड असेसमेंट ईयर कौन सा है? 23 24 24 25। चेक करो, असेसमेंट ईयर 24 25 के लिए निकालनी है इनकम। और अब आप क्या प्रिपेयर करोगे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, आप जैसे फॉर्मेट अगर आपको किसी और टीचर से सीखे और कुछ और तरीका, मतलब कुछ और वे से सॉल्व करते हो चलेगा। जैसे आपको फॉर्मेट बनाना हो, मैं मेरा फॉर्मेट बताता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, उसके बाद मैं लिखूंगा पर्टिकुलर रुपीज रुपीज। ठीक है, रुपीज रुपीज। अब अमाउंट लिख के ब्रैकेट में रुपीज लिखो, उससे अच्छा डायरेक्ट रुपीज लिख दो, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज। उसके बाद पांच है, मैं फिलहाल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आईएफओएस। इन पांचों को ऐड करो, तुमको मिलेगा जीटीआई, और उसमें से लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। लेस डिडक्शन, भाई कुछ भी वाहियात सी बातें मत करना, सर डिडक्शन तो आता ही नहीं है, मुझे मालूम है। अंडर चैप्टर, मैंने चैप्टर लिखा है 6 से, मुझे मालूम है डिडक्शन नहीं आते हैं 115 बीएससी में, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए 4 डिडक्शन है। 80 CCD2, 80 CCH2, 80 JJA, 80 LA, है ना। और फिर जाकर तुमको मिलेगी एनटीआई। बोलो ये क्लियर है? नेट टैक्सेबल या नेट टोटल इनकम, जो भी लिखना चाहो। और देखो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड पेज छोड़ देता हूँ, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स सरचार्ज एचएसी, बट इधर तो है ही नहीं, तो मैं सेकंड पेज नहीं छोड़ रहा हूँ। अंडरस्टूड? और फिर मैं थर्ड पेज से क्या करता हूँ, अपनी वर्किंग नोट, इसकी इंफॉर्मेशन दी है वर्किंग नोट 1, इसकी इंफॉर्मेशन दी है वर्किंग नोट 2, इसकी इंफॉर्मेशन दी है वर्किंग नोट 3, इसकी इंफॉर्मेशन दी है वर्किंग नोट 4। कोई बोलेगा सर इतनी वर्किंग नोट बनाना, उससे अच्छा मैं ऐसा कर लेता हूँ। भाई तेरा पेपर है, तेरे को जैसे करना है कर, मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मिस्टेक हो तो पूरा कैंसिलेशन ना हो, है ना। अगर मान लो कहीं मिस्टेक हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये देखो, अब मैं बना रहा हूँ वर्किंग नोट 1, इसका इनकम फ्रॉम सैलरी वर्किंग नोट 1। ठीक है, तो यहाँ वर्किंग नोट 1 प्रिपेयर कर दिया। अब यहाँ मिस्टेक हुई ना, वैसे भी पूरा पेज भर जाए ऐसे थोड़ा डाउटफुल है, तो मेरे को बोलो
आपका मान लो इतने पार्ट में या फिर इतने पार्ट में सॉल्व हो गया, तो अगर कुछ मिस्टेक हुई तो कैंसिलेशन करके नीचे जगह है लिखने को, ठीक है। खैर तो इधर देखो, क्या सैलरी की इन्फॉर्मेशन है? हाँ है। हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल है, अदर सोर्सेज है, डिडक्शन है, बट इधर डिडक्शन कोई है नहीं क्योंकि 83 था, वो तो लेस नहीं करने पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। इनकम फ्रॉम सैलरी, वर्किंग नोट नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या हेडिंग दोगे? कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक काम करूंगा, ड्रॉ करके रखूंगा। तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद सैलरी में मेरे ख्याल से एक ही चीज है, एक ही आइटम है उसमें। बोलो सैलरी कैसी दी है? वो ग्रॉस। मेरा पहला क्वेश्चन है 115 बीएससी में, सैलरी ग्रॉस दिया, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के नीचे 3 डिडक्शन आते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा या नहीं? डेफिनेटली हाँ, 16(1) है वो अलाउड है, 16(2), 16(3) वो नॉट अलाउड है। तो ग्रॉस सैलरी 2,75,000, मैं लिखूंगा पर्टिकुलर रुपीज, टाइम नहीं मेरे पास, इधर देखो। ग्रॉस सैलरी कितना है वो? 2,75,000, 2,75,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। याद रखना स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में अलाउड है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा? 50,000, 50,000 लेस करूं टाका से, ठीक है, 50,000 लेस करना। उसके बाद आएगा तुम्हारा 2,25,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। आप चाहो तो नीचे लिख दो एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स नॉट डिडक्टिबल अंडर 115 बीएसी, ठीक है, या नीचे नोट लिख दो। अब तुम्हारा ये क्या मिला? इनकम फ्रॉम सैलरी। एक सेकेंड ना, क्लबिंग भी था, मैं भूल गया। क्लबिंग 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 क्लबिंग, मैं क्या भूल गया? हाँ क्लबिंग, देखो इंटरेस्ट, ठीक है चलो। देखो क्लबिंग मैंने क्यों सोचा, क्योंकि याद रखना क्लबिंग का मतलब क्या होता है। क्लबिंग का मतलब कंप्यूटेशन सामने वाले के लिए होगा। जैसे मान लो मैं बोलूं ट्रांसफर टू स्पाउस, तो कंप्यूटेशन स्पाउस के लिए होगा। कंप्यूटेशन स्पाउस के लिए होगा, एज इफ मान लो स्पाउस की इनकम निकाल रहे हो। लेकिन बाद में जब टैक्स पेमेंट का टाइम आएगा ना, तो एडिशन ट्रांसफर में, मतलब हस्बैंड के उसमें इनकम में कर दो। अंडरस्टूड मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स। तो खैर इधर देखो, और मैं ये बोलना चाहता था, मान लो मिस्टर एक्स और उसकी स्पाउस है। अब मिस्टर एक्स की वो सैलरी इनकम है, तो क्लब करोगे तो इधर भी सैलरी में ही जाएगा। अगर वो उसकी मान लो आईएफओएस की इनकम है, तो क्लब करोगे तो आईएफओएस में जाएगा। उसकी कैपिटल गेन है, तो क्लब करोगे तो कैपिटल गेन में आएगा। क्लियर है ये? चलो आगे बात करते हैं। इधर वो सैलरी नहीं थी, वो इंटरेस्ट था। देखो इंटरेस्ट है, तो ये आईएफओएस में जा रहा है, आईएफओएस, ठीक है। ये आईएफओएस में जा रहा है, तो मेरे को बोलो इधर तो कोई मगजमारी नहीं है क्लबिंग के लिए। तो आगे आते हैं। सैलरी हो गया 2,75,000, उसके बाद 225 आ गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मेरा पहला डाउट है ये नेट इनकम है, हाँ। अब है ना, यहाँ पर पहला है इनकम फ्रॉम लेट आउट, ये तो फाइनल आंसर है, ठीक है। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हाउस प्रॉपर्टी याद करो, दो बातें हमने सीखी थी, दो बातें। पहला, एलओपी है, सब कुछ लेस होगा। एसओपीआर में इंटरेस्ट लेस नहीं होगा, और एसओपीआर में और कुछ सब कुछ नीली होता है, खाली इंटरेस्ट तो आता है। तो बोला वो भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इग्नोर, क्योंकि नॉट डिडक्टिबल। अंडरस्टूड? तो मेरा है ना हाउस प्रॉपर्टी में, मैं वापस प्रिपेयर करूंगा वर्किंग नोट 2, मैं इधर ही बना देता हूँ, इसमें खास तो कुछ है नहीं। इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किया होगा बेसिक आइडिया देने के लिए कि देखो क्या क्या उसमें सेट ऑफ और ये सब होगा। तो मेरा सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो अपनी दूसरी वाली, डायरेक्ट आंसर लिखता हूं मैं, तो एसओपीआर, कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, निल। और ब्रैकेट में लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड फॉर एसओपीआर इज नॉट डिडक्टिबल, वो डिडक्टिबल नहीं है ना। तो चलो ये तो गया, इसकी कहानी खत्म, और किधर भी नहीं है। इनकम फ्रॉम एलओपी, एलओपी वाला है ना, उसमें लॉस है। और अगर आपको याद हो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा तो अदर हेड्स में सेट ऑफ नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ और एक हाउस होता और हाउस 3 होता, 1 2 3, मानो 3, इसका इनकम 3 लाख होती, तो ये सेट ऑफ हो जाता, है ना। बट बोलो किसी और हेड के सामने नहीं होगा। आपको ये समझ में आया? मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकना। ये देखो, देख लो फटाफट। इंटरेस्ट ऑन लोन पर एसओपीआर नॉट डिडक्टेबल एंड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आएगा, अगेंस्ट अदर हेड नहीं जाएगा, तो बस दूसरे हेड के सामने नहीं जाएगा। तो बोलो मेरा एलओपी का जो लॉस है उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और क्या, सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, 2,85,000।
एलओपी लॉस आया, कैरी फॉरवर्ड कर लो 2,85,000, करंट ईयर में कुछ नहीं होने वाला है इसका, इग्नोर। बोलो क्लियर है ये। अब आगे बात करते हैं आगे। नेक्स्ट मेरा हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अब बच्चा हमारा पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, बस। हाँ, तो बोलो पीजीबीपी, चार इनकम है जो बिजनेस प्रोफेशन के रिलेटेड है। पहला, सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट, ये हमने किया था कितना, 35% इज अ बिजनेस इनकम, एंड बाकी का जो 65% है वो एग्जेम्प्ट है। आप चाहो तो उसको एग्जेम्प्ट वाले को अदर सोर्सेज में लिखो, या नीचे नोट पे लिख दो, ठीक है, कि इट इज एग्जेम्प्ट करके। तो मेरे को बोलना, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट पीजीबीपी में 2 लाख रुपए है, 2 लाख का 35% इज टैक्सेबल। कितना होता है 2 लाख का, 70,000 है ना, 35 × 2, यस 70,000। तो मेरा पीजीबीपी प्रिपेयर करूंगा, वर्किंग नोट 3 देख लो, मेरी वर्किंग नोट 3 तीसरी वाली अपनी। बोलो क्या हेडिंग लिखा लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, इधर हेडिंग लिखना भूल गया था मैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है ये। बोलो क्लियर है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। पूरा लिखना है मैंने, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस मत लिखना, ठीक है। तो ये हमारा पीजीबीपी, पर्टिकुलर रुपीज रुपी, हर जगह पीवाई एवाई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट अपनी भले वर्किंग नोट में लिखती है। तो अब बोलो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट कितना है, 2 लाख। तो पहला मैं लिख नहीं रहा हूं, चलेगा, इनकम फ्रॉम रबर प्रोडक्ट्स वाला 35%, 70,000 इज माई पीजीबीपी इनकम, एंड बाकी का जो है नीचे नोट लिख दो चाहो तो, कि 70,000 है, और बाकी का 130 इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन, बोलो 10(1). अब मेरा, आपने देखा, आपको टेस्ट कर लिया 10(1) पर भी, क्या 10(1) एग्जेम्प्ट रहेगा, यस। आपको मैंने एग्जेम्पशन याद करो, देख 10(5), 10(5) था, फिर 10(13) है, 10(14), फिर 10(32) और 10(17), ये 5 थे, 10 डबल है, 6 थे। 10(1) का एग्जेम्पशन इधर भी मिलेगा। कुछ समझ में आया मैंने ये क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया, देखो 10(1) एग्जेम्प्ट है, हाँ ठीक है। चलो 1,30,000, चलो मैं लिख देता हूँ, सेक्शन नोट 10(1) में एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम रबर प्रोडक्ट्स, जो भी है वो रबर प्रोडक्ट्स फ्रॉम रबर प्लांट, 1,30,000 बीइंग, ब्रैकेट में लिख दो 65% ऑफ 2 लाख। तो ये जो है ना 1,30,000 जो है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ एग्जेम्प्ट। देखो यहाँ पर्पस प्रेजेंटेशन करवाना नहीं है, आई होप प्रेजेंटेशन आप लिख सकते हैं, एक लाइन लिखनी है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, इनकम फ्रॉम रबर प्लांट। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया बिजनेस इनकम, रिटेल बिजनेस 1,20,000, तो रिटेल बिजनेस 1,20,000, रिटेल। नेक्स्ट रिटेल बिजनेस की बात, ये हो गया, ये हो गया। बिजनेस इनकम होलसेल बिजनेस -1 लाख, बिजनेस इनकम होलसेल बिजनेस, लॉस सारे, -1 लाख है, बोलो तो क्या वो सेट ऑफ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सेट ऑफ, और क्या ऐड करके दिखाना चाहिए था, 120, 70, 190 -1 लाख, 90,000 मेरा ये बचेगा, ठीक है। पूरा सेटअप हो गया। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस असेसमेंट ईयर 23-24। अच्छा, असेसमेंट ईयर 23-24 है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर बोलो कौन सा है, प्रीवियस ईयर 22-23, ये लॉस बोलो कौन से साल का है, 22-23, प्रीवियस ईयर पूछ रहा हूँ, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर है ना 22-23, मतलब ही असेसमेंट ईयर 23-24, ये बोल रहा है असेसमेंट ईयर 23-24 का ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है 23-24, मतलब 22-23। तो बोलो 23-24, 25-26-27, ये अपना प्रीवियस ईयर कौन सा, अपना तो नेक्स्ट है। बोलो ये अगले 8 साल तक मेरे को बोलना सेट ऑफ हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ, हाँ ठीक है। तो मेरे को बोलो मिल जाएगा ये सेट ऑफ करने, कितना 1,35,000 है, पूरा सेटअप नहीं हो पाएगा। आपको याद है, अगर वो ये पीजीबीपी होता है तो फिर वो एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया ना, फिर आप हेड नहीं चेंज कर सकते, ये किसी और के सामने नहीं होगा, ठीक है। तो 1,35,000 कौन सा बिजनेस है वो, बिजनेस लॉस बोला है, तो 90,000 आपका ये आएगा नील, पीजीबीपी मेरी नील आ गई।
माइनस या लेस लिखो आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। और ये जो नील आया ना नील, ये मेरा पीजीबीपी हो गया, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, और वो बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कितना आएगा 45,000। ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड 45,000 फिर है ये बराबर ना, हाँ 45,000 देख लो, 135 माइनस 90 हमारा इसी के साथ ये 4 भी हो गया, चेक कर लो, ये हो गया, ये हो गया, मेरा पीजीबीपी नील आया। तब तक देखो मेरा आंसर एक्चुअली में आ चुका है, ये देखो सैलरी 225, तो मुझे यहाँ लिखना है, बट मैं रुका हूँ, शायद अगर कुछ ऐड हुआ तो फिर वापस इधर कैंसिलेशन कौन करे, इधर तो मैं नीचे जाकर कुछ ऐड कर लूँ वापस कुछ लिख के, तो इसलिए मैं रुक गया हूँ। ये एक आएगा, ये आ गया, ये आ गया, अब कैपिटल गेन और आईएफ फर्स्ट बचा है, तो बोलो कैपिटल गेन कर लेता हूँ पहले। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, लॉन्ग टर्म और इक्विटी शेयर बेचा, एसटीटी पेड ऑन सेल एंड परचेज, दोनों टाइम पर भरा है। इसको देखकर तुमको पता है मेरे को 112 ए याद आ गया, और 2 लाख का गेन भी है ना। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, शेयर्स बेचा, शॉर्ट टर्म गेन आया 1,10,000। बोलो शॉर्ट टर्म में लेकिन लॉस है, लॉन्ग टर्म का लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस LTCL, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट LTCG ओनली। शॉर्ट टर्म का लॉस है ना, वो किसी के भी कोई भी कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोथ, ये सेट ऑफ होने वाला है ना, 2 लाख और 1,10,000। तो मैं आता हूँ अब सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी। नेक्स्ट मेरा वर्किंग नोट फॉर कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ, भाई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मत लिखना, इट इज अ कैपिटल गेन। ये हमारी बनेगी वर्किंग नोट नंबर 4। अब देखो, जो लोग ये सोच रहे हैं ना सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था ऐसा वैसा, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर तुमको कंप्यूटेशन दिया रहेगा तो वर्किंग नोट बना लेना, ठीक है, एफपीओसी ट्रांसफर एक्सपेंस जो आता है सब लिखो, अंडरस्टूड, और जो आंसर आएगा वो लिखना है। यहाँ आपको डायरेक्टली आंसर दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अंडर सेक्शन 112 ए, ये 112 ए वाला हो गया ना, सारी कंडीशन तो हो रही है, कितना था ये 2 लाख, लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर 1,10,000, मेरा ये भी हो गया क्वेश्चन। आपका आएगा 90,000, चेक करो भाई, और वो क्या आया, तो जो बचा वो, हाँ ये था वो, ये लेस करने के बाद जो आएगा वो ये बचा है, मैं पता नहीं क्या सोचोगे, जो आया वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए, और तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, तो ये 90 फाइनल हो जाएगा हमारा कैपिटल गेन। अच्छा मेरा, मुझे एक आदत है, जो जो होते जाता है ना उसको मैं कट करते जाता हूँ, ताकि ये याद रहे, ये सब हो गया, देखो ये 4 लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई, अब बचा क्या है, ये डिविडेंड, अदर सोर्सेस में एक एक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, और एक क्लबिंग, बाकी ये क्लब नहीं होगा, ये आएगा नहीं, ये भी क्लबिंग नहीं होने वाला, तो गया। इसकी नोट लिखना नीचे कि वो स्पेशल टैलेंट वाला विल नॉट बी क्लब, ठीक है। अदर सोर्सेस में 1, 2 और 3 आइटम बचे और हमारा ये क्वेश्चन खत्म। तो आइए अब हमारी लास्ट वाली नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 5। ठीक है, मैं फिर से कह दूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है मुझे पता है, बट आई होप आप अप्रिशिएट करोगे कि वो जो सेट ऑफ होता है हाउस प्रॉपर्टी, वो एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम, ऐसी कुछ कुछ बातें जो है वो क्लियर हो गई हमारी। अब नेक्स्ट बोलो वर्किंग नोट नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये हो गया कॉपी और ये पेस्ट। हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस IFOS, और यहाँ मेरे को बोलना अदर सोर्सेस में डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी कंपनी इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, डिविडेंड रिसीव्ड दिया है, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड है मतलब बोलो ये नेट डिविडेंड होगा, नेट ऑफ टीडीएस, डिविडेंड में क्या होता है टीडीएस कट हो क्या आता है, डिविडेंड रिसीव्ड बोला है, ठीक है। नीचे अगर लॉटरी विनिंग रिसीव्ड बोला तो मैं उधर भी अज्यूम करता कि 30% टीडीएस कटा रहेगा, बट वहां दिया है ग्रॉस है वो, ठीक है। चलो, तो डिविडेंड रिसीव्ड है फ्रॉम इंडियन कंपनी, टैक्सेबल है 13,500, बोलो डिविडेंड में कौन सी सेक्शन में टीडीएस कटता है। आपको अगर ना याद हो तो आप टीडीएस का वो हमारा लेक्चर जरूर देखना जो यूट्यूब पर अपलोडेड है, सेक्शन 192, 192A, 193, 194 एंड 194A,
कुछ याद आया? मैंने बोला था आपको उस लेक्चर में कि वो क्या कहते हैं, ऑड मैन आउट। तो देखो ये ऑड नंबर है, इसके साथ ए नहीं है। इवन नंबर में ए है, ए आई मीन 192 92 ए 94 94 ए, बट ऑड नंबर में नहीं है। और इसको हम बोलते हैं SRIDI, शिरडी नहीं, शिरडी। ये डी इज अ डिविडेंड। तो 194 में टीडीएस कटा है 194, और ये RIDI जो रिद्धि है उसका रेट है 10%, टीडीएस का रेट। ठीक है, तो बोलो भाई टीडीएस का टोकर आया है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 13,500 जो है ना वो 90% है। तो 13,500 डिवाइडेड बाय 90% करने पर तुमको मिलेगा 15,000 शायद, तुमको देखते हैं। यस 15,000 ग्रॉस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो मेरा डिविडेंड भी हो गया, डिविडेंड भी हो गया। देखो मेरा ऊपर से सब हो गया है। अब लॉटरी विनिंग ग्रॉस है, कुछ लेस मत करना, 45,000 ये डिविडेंड आ गया। नेक्स्ट है मेरा लॉटरी विनिंग, कितना था 45,000। और उसके बाद जो है 45,000 के बाद लॉटरी विनिंग कंट्रीब्यूशन 86 क्लबिंग नहीं हो रहा है, ये क्लबिंग हो रहा है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय राजू ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ स्पेशल टैलेंट 10,000। बोलो 1,500 रुपए लेस होगा नहीं होगा? अच्छा मैंने बाद में लिख के रखा है ना, मतलब आपने को ऐसा सॉल्व करते हो ऐसा करते चलो 1,500 लेस करते हैं। ठीक है, तो 1032 क्लबिंग 10,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 10,000। IFOS इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ माइनर राजू, तो ब्रैकेट में चाहो लिख दो इंटरेस्ट ऑन, क्या है वो, बैंक एफडी ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक रिसीव्ड फ्रॉम डिपॉजिट्स मेड आउट ऑफ, हाँ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बोलो ये क्लियर है? ठीक है, और कितना होगा ये, कितना था, 10,000 पूरा टैक्सेबल, 10,000 कितना होता है, 45 5 50 में 20 70,000। देखो राइट है ये, IFOS 70,000। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, चेक करो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बेसिक क्वेश्चन है मुझे पता है, पर मैंने एक कहाँ बोला है, मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिखाए थे, अब सॉल्व करो। अब आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ गया रहेगा 115 BAC का जो है इफेक्ट्स क्या क्या होती है। जैसे देखो 1032 लेस करे नहीं मिला, एग्रीकल्चर इनकम होते इधर भी एग्जाम्प्ट है। चलो फिर तो मैं ट्रांसफर कर देता हूँ मेरी वर्किंग नोट्स को। 2,25,000 सैलरी, वर्किंग नोट 1 2,25,000। वर्किंग नोट टू हाउस प्रॉपर्टी नील था जहां तक मुझे याद है, नील 2,25 नील। अच्छा इसको खत्म करो, कंक्लूड करो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील, PGBP नील है, वो तो कैरी फॉरवर्ड है, PGBP इज नील, तो PGBP भी नील आया। वर्किंग नोट नंबर 3, उसके बाद वर्किंग नोट 4 कैपिटल गेन 90,000 है, वो LTCG है 112A वाला। ठीक है, तो कैपिटल गेन आएगा कितना, 90,000। वर्किंग नोट नंबर 4 90,000, कैपिटल गेन 90,000। IFOS 70,000, IFOS 70,000। वर्किंग नोट नंबर 5, और आपका ये बनेगा 225,000 प्लस 90 प्लस 70, ये बनेगा आपका 3,85,000 ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आपको लेस करने मिलेगा 80 JJA नहीं है, 80 LA वो तो सिलेबस में नहीं है, 80 CCD2, 80 CCH2 खत्म, कुछ है नहीं। 80 CA लेकिन वो लेस नहीं होगा, 3,85,000। बोलो ये क्लियर है? चलो आंसर एक बार वेरीफाई करते हैं, 3,85,000 आते हैं। यस देखो 3,85,000, 3,85,000 डिडक्शन नहीं मिलेगा, ETC लिखा है बट नॉट अलाउेबल। इन सब की नोट लिख देना तुम। फिर देखो IFOS 70,000, हमारा भी 70 है IFOS, यस। फिर कैपिटल गेन 90 है हमारा, चेक कर लो। डिविडेंड 15 45, ये तुम एक बार ना सॉल्यूशन पढ़ लेना। इन लोगों ने यहाँ जो लिखा है ना वो तुमको मैं बोलते आ रहा था, नोट लिखो नीचे, नोट लिखो। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसके अंदर ही सब लिखना है। देखो नील, कैपिटल गेन 90 नील, ठीक है 225। फिर ये हाउस प्रॉपर्टी भी देख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट अलाउेबल 115 BAC, और LOB वाला बोलो इट इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड व्हाइल कॉम्प्यूटिंग इनकम अंडर सेक्शन 115 BAC, तो बाकी किसी के सामने सेट ऑफ नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा अब है ना, इसमें आपको टैक्स कॉम्प्यूटेशन नहीं पूछा, नहीं दिया मतलब नहीं पूछा है। ठीक है, टैक्स कॉम्प्यूटेशन तो पूछा नहीं। आई होप आपको 115 BAC समझा होगा।
लेकिन अगर टैक्स कॉम्पिटिशन बोला होता ना तो याद रखना स्पेशल इनकम को अलग कर दो, ये स्पेशल है 90,000, 112A है, और इसमें स्पेशल था विनिंग, शायद कितना था विनिंग, शायद नहीं पक्का। ये देखो ये 90,000 स्पेशल है एलटीसीजी, याद है 1 लाख तक एग्जेम्प्ट, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा एक्चुअली में। और 45,000, ठीक है। तो ये देखना 90 और 45 अमाउंट याद रखना। तो आप जब कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स करोगे ना तो 90,000 एग्जेम्प्ट, ये इसको मैं बाइफरकेट कर दूंगा, स्पेशल वर्सेस जनरल। स्पेशल 90,000 एग्जेम्प्ट, फिर 45,000 का विनिंग, विनिंग ऊपर 30% टैक्स आएगा। आप 115 बीएसी में रहो, जिधर भी रहो, करेक्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और 90 और 45 इधर चला गया, 90 एग्जेम्प्ट क्यों मालूम है, 1 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है। टैक्स नीचे लिखते हैं, इधर नील मत लिखना। एक डाउट बहुत लोगों को आता है, सर 1 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है तो इधर नील लिखना नहीं, उधर अमाउंट लिखो, नीचे लिखा हो टैक्स एग्जेम्प्ट अप टू 1 लाख रुपीज ऐसा। तो बोलो 90,000 प्लस 45,000 गया, टोटल 3,85,000 में से तो आपका बचा कितना, 2,50,000। तो आपकी जनरल इनकम जो है ना वो बची 2,50,000। भाई समझा कुछ, विनिंग 45,000, और ये वाला क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, पूछा नहीं है बट मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। नील 45,000, इधर जो टैक्स आएगा ना इधर 30% करो, और 2,50,000 बोलो क्या टैक्स आएगा, 115 बीएसी, 3 लाख तक तो टैक्स ही नहीं आता। नील कुछ समझ में आया आपको ये? अच्छा, या पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, रीजन बीइंग उसकी जो अदर इनकम है, अदर, ये स्लैब से नीचे है, 3 लाख रुपए से नीचे है, 3 लाख रुपए से नीचे है, ठीक है, स्लैब से नीचे। और उसकी एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा है, यार ये 3 कंडीशन थी, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा, वो तो है एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट वाली, एग्जेम्प्ट वाली 5,000 से ज्यादा। और बोलो नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये वाली 2.5 लाख है। नॉन एग्रीकल्चर में विनिंग वो स्पेशल वाले नहीं लेते, ठीक है। तो बस फिलहाल तुम्हारा 115 बीएससी वाला एक क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलो कोई कंफ्यूजन आपको इसमें? एंड आई होप आप 115 बीएससी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। और अब हम आगे क्या करने वाले हैं, तो आगे जो है ना हम लोग ये करने वाले हैं, ये क्या, ये देखो, ठीक है, मेरा इस वीडियो में ये हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे ये एक, और दूसरा हम करेंगे ये 2, ठीक है। मैं पूरा ट्राई करूंगा ये दो तो कंप्लीट करने का। ये तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, राइट आउट अवेलेबल होगा या नहीं पता नहीं, ठीक है। तो अच्छा, कुछ हो या ना हो, मेरा ये टारगेट तो है पहला करना, बिकॉज वो बोथ को कंपेरेटिव, ये मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, इससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये वीडियो जितना भी हो सके मैक्सिमम लोगों से शेयर करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में, एंड उसको लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये वही हमेशा के डायलॉग में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में।